जब कोई बात बिगड़ जाए तब कोई मुश्किल पड़ जाए हो तुम देना साथ मेरा। न कोई देना साथ मेरा हो अजनबी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी चैनल में। दोस्तों आइए, हम पिछली क्लास में पढ़े थे समास और आज का टॉपिक है हमारा समास का अगला टॉपिक है समास का। तो आइए शुरुआत करते हैं हम समास। पिछले वीडियो में देखा था कि समास की परिभाषा समझा था हमने, और समास को विग्रह कैसे किया जाता है ये भी देखा था, और समास से विग्रह जो है विग्रह कैसे होता है ये भी देखा था, और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि जो समास से समासिक पद और समस्त पद क्या होता है ये भी देखा था, और पद क्या होता है ये भी देखा, और समास में जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं, विभक्ति या फिर प्रसर्ग कह लीजिए, ये भी देखा था कि क्या क्या होता है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी क्लास है समास की। तो हम लोग यहाँ पर, आप लोग नोट कीजिए कि यहाँ से देखिए हम पढ़ेंगे कि समास के भेद पढ़ेंगे। क्या है? समास के भेद पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि समास के भेद, तो यहाँ पर लिखा है 4 है, ठीक है। तो ये 4 कैसे है, और समास के सामान्यतः समास के भेद कितने होते हैं, ये सारी चीज़ हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कि समास के 4 भेद है, तो कैसे है ये आपको मैं अभी बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आइए, अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों अपने साथियों को और अपने जो फ्रेंड है उनको सेंड कीजिए। वीडियो को आप सेंड नहीं करते हो, सेंड कर दीजिए वीडियो, ताकि उन लोगों को भी वहाँ तक पहुँच जाएगी जो उनको भी मदद मिले पढ़ने में। आइए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे और यहाँ पर आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया, और वीडियो अंत तक देखिए। और वीडियो कैसा लगा है लास्ट में आपको लाइक करना है। क्या करना है? अगर समझ में आया वीडियो तभी लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हम कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी जो है मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या होता है। देखिए कि संस्कृत की दृष्टि से क्या है, यहाँ पर लिखा हमने कि संस्कृत की दृष्टि से या फिर पद प्रधानता के आधार पर, ठीक है, संस्कृत की दृष्टि से या फिर पद प्रधानता के आधार पर या फिर पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं 4 भेद? देखिए, तो आइए, अव्ययी भाव समास क्या है? एक है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास है। तो ये है 4 प्रकार के माने। ये कौन माना है? तो ये संस्कृत की दृष्टि से या फिर पद प्रधानता के आधार पर या फिर पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये 4 भेद होते हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे फिर नोट कीजिए, मैं यहाँ पे मिटाना नहीं चाहूँगा, यहाँ से इसी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए कि इसके नीचे फिर आप लिखिए कि सामान्यतः समास के भेद। क्या लिखोगे? सामान्यतः समास के भेद। तो यहाँ पर सामान्यतः समास के भेद कितने होते हैं? तो सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। कैसे हैं? 6 भेद होते हैं। तो कैसे? ये 4 तो ये है। अब देखिए, जो ये तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास यहीं से 2 भेद निकल कर आते हैं। कितने भेद निकल कर आते हैं? तो यहाँ से 2 भेद निकल कर आते हैं। तो कौन कौन से निकल कर आते हैं 2 भेद? तो यहाँ से 2 भेद आते हैं। एक तो आता है द्विगु समास आता है। कौन सा है? द्विगु समास, ठीक है। एक है ये द्विगु समास। चलिए, एक है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो ये है सामान्यतः समास के भेद। ये है तीसरा, या फिर भेद लिख लीजिए यहाँ पर। एक ये भेद है और एक ये, मतलब 2 ये भेद हो गए, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, फिर द्वंद्व समास
और बहुब्रीहि समास, ये 6 भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्यतः समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होता है तत्पुरुष समास, फिर तीसरा होता है द्विगु समास। इसे तीसरा मान लीजिए और इसे चौथा मान लीजिए। ये कौन सा है, चौथा मान लीजिए, द्विगु समास, फिर कर्मधारय समास। उसके बाद आगे आता है चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे इसे पाँचवा कर लीजिए और इसे छठा कर लीजिए। तो ये पाँचवें नंबर पे द्वंद्व समास और छठे नंबर पे बहुब्रीहि समास। ये हो गया समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पंडित कामदेव प्रसाद गुरु के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताओगे, 4 बताओगे। ठीक है। अगर सामान्यतः आपको पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताओगे, 6 बताओगे। अगर कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये यहाँ पर लिखा है। क्या है, अव्ययी भाव समास, पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होता है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, द्विगु समास, फिर क्या आ जाएगा कर्मधारय समास, और अगला कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास, और छठा आ जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो ठीक है, ये है समास के 6 भेद होते हैं। अब आगे देखिए, हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिटाड़ के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये हम नीचे लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमने लिखा है कि समास के भेद लिख लिए हमने, इस तरह से व्यवस्थित लिख लिया हमने। देखिए, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर हमने देखा है कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पूर्व पद। तो यहाँ पर देखिए एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, तो कैसा होता है, पूर्व पद कैसा होता है, प्रधान होता है। कैसा होता है, प्रधान होता है। और उत्तर पद कैसा होता है, उत्तर पद होता है गौण होता है। गौण मतलब सामान्य, क्या है, सामान्य। गौण मतलब सामान्य होता है, तो उत्तर पद गौण होता है। अब देखिए आगे तत्पुरुष समास का पूर्व पद होता है गौण होता है। कैसा होता है, गौण होता है, और उत्तर पद होता है प्रधान होता है। और आगे देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के पहला पद कैसा होता है, पहला पद या फिर पूर्व पद, तो ये कैसा होता है, प्रधान होता है। और उत्तर पद भी कैसा होता है, प्रधान। तो ये दोनों पद इनके जो है प्रधान होते हैं। वैसे ही आगे देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के पहला पद और दूसरा पद या फिर उत्तर पद, ये कैसे होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये यहाँ पर हमने, ये भी क्या होता है, गौण होता है। ये यहाँ पर लिखा है ना तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो है ये पहला पद गौण है और दूसरा पद प्रधान है, तो वही तत्पुरुष समास के ही तो ये भेद है। तो जैसे तत्पुरुष समास के पद है वैसे क्या है, द्विगु समास के भी वैसे ही है और कर्मधारय समास के भी वैसे ही है। तो देखिए पहला पद ये भी हो जाएगा, गौण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। और कर्मधारय समास के ये भी गौण हो जाएगा। पूर्व पद कैसे हो जाएगा, गौण हो जाएगा, और उत्तर पद कैसे हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर देखिए समास के भेद हमने देखा, और समास के भेद के साथ ही साथ हमने ये पद, पहला पद और पूर्व पद और उत्तर पद ये समझा है कि प्रधान कौन सा होता है और गौण कौन सा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक एक समास करके हम पढ़ते हैं। तो पहला समास हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। आइए देखिए अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं हम, पहला समास। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आगे अभी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखिए यहाँ पर बहुत अव्ययी भाव समास को दोस्तों देखिए बहुत वेरी IMP है। अव्ययी भाव समास यहाँ पर कैसे पहचान के रूप में हमें याद रखना है, कि इसकी पहचान भी देखेंगे कि किस प्रकार से अव्ययी भाव समास को पहचाना जा सकता है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अव्ययी भाव समास। पहला समास पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, यह पहला है अव्ययी भाव समास।
तो चलिए ये हमने नोट डाउन किया है अव्ययी भाव समास के। यहाँ पर देखेंगे अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए डेफिनेशन के बाद आगे हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास को कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अव्ययी भाव समास की हमने डेफिनेशन क्या है कि वह समास जो पूर्व पद प्रधान हो। अभी हमने देखा दोस्तों क्या है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, और उत्तर पद गौण हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, कैसा हो, पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद गौण हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अव्ययी भाव समास को पहचान के नियम है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास पहचानने के नियम लिखा हमने कि पहला नियम हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, उपसर्ग की मदद से बनने वाले शब्द। उपसर्ग, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अव्ययी भाव समास में दोस्तों उपसर्ग शुरू में सबसे पहले या फिर सबसे प्रारंभिक में उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग सबसे शुरू में लगते हैं। तो शब्द के सबसे शुरू में जो उपसर्ग रहता है वहाँ पर आपको आंखें बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना है। ठीक है, पहचान कितनी शानदार है, बहुत बढ़िया है। आगे और भी देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर अत्यल्प लिखा है, क्या है ये, अत्यल्प। अगर इसे हम तोड़ेंगे या फिर इसे हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अति धन अल्प। तो ये अति क्या है, उपसर्ग है। तो अति यहाँ पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द जो है अव्ययी भाव समास ही होते हैं। तो देखिए अत्यल्प को हमने देखा, अति धन अल्प। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर अत्यल्प मतलब यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही कम। क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। अत्यल्प का यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही कम। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रत्येक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिधन एक। तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक मतलब हर एक। इस प्रकार से यहाँ पर टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए बेखटके, तो यहाँ पर क्या है, बेखटके मतलब यहाँ पर हो जाएगा बिना खटके के। क्या हो जाएगा, बिना खटके के। ठीक है, आगे देखिए ये अत्यधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति, क्या है, अति धन अधिक। यहाँ पर अति धन अधिक, तो यहाँ पर हो जाएगा अति धन अधिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अति धन अधिक मतलब कि अधिक से अधिक। क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। फिर ये आमरण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मरने तक। क्या है, मरने तक हो जाएगा। ठीक है, आमरण का यहाँ पर मरने तक हो जाएगा। आजन्म मतलब जन्म से, यहाँ पर आमरण का मरने तक। और आजन्म मतलब जन्म मरने तक हो जाएगा, ये है ना, मरने तक, जन्म से। ठीक है, या फिर यहाँ पर जन्म से या फिर जन्म तक। ठीक है, लाइलाज, ये लिखा है लाइलाज। लाइलाज का मतलब क्या होता है, लाइलाज का मतलब होता है, यहाँ पर होता है लाइलाज। यहाँ पर देखिए कि लाइलाज, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पर लाइलाज मतलब बिना इलाज के, बिना इलाज के। क्या है, लाइलाज का मतलब होता है बिना इलाज के। अब यहाँ पर देखिए भरसक, ये लिखा है भरसक। भरसक का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलिए भरसक बहुत अच्छा शब्द है। तो यहाँ पर है जितना हो सके। क्या है, भरसक का मतलब होता है जितना हो सके। ठीक है, और भी यहाँ पर हो जाएगा कि भरसक, यहाँ पर चल लिख देता हूँ मैं, है ना। भरसक का मतलब होता है जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके उतना भर लीजिए। क्या है, जितना हो सके उतना भर लो। भरसक मतलब भर लो, जितना हो सके उतना भर सको उतना भर लो।
अब जैसे यहाँ पर और भी आ जाएगा, जैसे कि भरपेट, एक शब्द और है, अच्छा, भरपेट, ठीक है, मोटे लोगों के लिए भरपेट, जितना हो सके उतना भर लो, पेट भर के क्या हो जाएगा, पेट भर के हो जाएगा, पेट भर के, ठीक है, मोटे लोगों के लिए पेट भर के खाना खा लिए, पेट भर के, तो ये हो जाएगा भरपेट। और भी ऐसे शब्द है आगे और देखते हम। निकम्मा, काम न करना, निकम्मा का मतलब हो जाएगा काम न करना, निकम्मा, निकम्मा मतलब काम न करना। चलिए आइए हम आगे देखते हैं कि उपसर्ग से बनने वाले और भी शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर लेते हम लोग, यहाँ पर क्या लेते हैं, यथा से बनने वाले, यथा, यथा से बनने वाले शब्द। तो देखिए यथा से बनने वाले शब्द क्या क्या है, तो यथा संभव, यथा संभव है, और क्या हो जाएगा, यथा साध्य, क्या है, यथा साध्य, और क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यथा से बनने वाले शब्द, यथा से बनने वाले शब्द हमने लिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है यथा संभव, यहाँ पर लिखा है हमने यथा संभव, तो यथा संभव का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथा संभव से हो जाएगा संभव के अनुसार, क्या है, संभव के अनुसार। यहाँ पर यथा संभव से हो जाएगा संभव, संभव के अनुसार, क्या है, संभव के अनुसार। यथा साध्य, मतलब यथा साध्य का मतलब हो जाएगा जितना साधा जा सके, साध्य मतलब साधना होगा, ठीक है, तो जितना साधा जा सके, जितना साधा जा सके उतना साध लीजिए, ठीक है। तो यथा, यथा साध्य मतलब जितना साधा जा सके। आगे देखिए यथा स्थान, यहाँ पर हो जाएगा यथा स्थान मतलब हो जाएगा स्थान के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और हो जाएगा यथाक्रम, तो यहाँ पर यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, क्रम, क्रम के अनुसार। यथा स्थिति मतलब स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार। फिर हो जाएगा यथार्थ, यहाँ पर देखिए यथार्थ है, यथार्थ मतलब यहाँ पर हो जाएगा अर्थ के अनुसार, यहाँ पर अर्थ के अनुसार। यथा समय मतलब समय के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ के अनुसार, अर्थ के, अर्थ के अनुसार। यथा समय मतलब हो जाएगा समय के, समय के अनुसार, ठीक है। तो ये हुआ है, ये हुआ है यथा से बनने वाले शब्द, ठीक है। तो ये यथा से बनने वाले शब्द। अब आगे हम देखेंगे कि फिर आगे अब हम देखेंगे कि जैसे कि पुनरावर्ती, पुनरावर्ती शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जैसे घर घर, घर घर है, और दिनों दिन है, हर हर है, इस प्रकार से बनने वाले शब्द से अव्ययी भाव समास कैसे होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे हम देखते हैं कि जो पुनरावर्ती के शब्द है, पुनरावर्ती के शब्द हम आगे देखते हैं। तो देखिए जितने भी पुनरावर्ती, जो जितने भी पुनरावर्ती वाले शब्द से बनने वाले, देखिए जितने भी पुनरावर्ती शब्द वाले देखिए, जैसे यहाँ पर घर घर लिखा, क्या लिखा है, घर घर लिखा, तो यहाँ पर घर घर में क्या आ जाएगा, घर घर में हो जाएगा, यहाँ पर घर घर में, घर घर में क्या आएगा, तो घर के बाद घर, क्या है, घर के, घर के बाद घर, ठीक है। दिनों दिन क्या हो जाएगा, दिनों दिन मतलब यहाँ पर दिनों दिन मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिन ही दिन में, दिन ही
दिन ही दिन में, रातों रात, यहाँ पर हो जाएगा रातों रात, क्या हो जाएगा, रातों रात में यहाँ पर करोड़पति बन गए, रातों रात करोड़पति बन गए, ठीक है, रातों रात में करोड़पति बन गए, तो यहाँ पर हो जाएगा रात ही रात में, ठीक है, रातों रात मतलब रात ही रात में, ठीक है, रातों रात मतलब रात ही रात में क्या बन गए, करोड़पति बन गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लातों लात मतलब यहाँ पर हो जाएगा, लातों लात का मतलब हो जाएगा लात के बाद लात, क्या है, लातों लात मतलब लात के बाद लात, या फिर हो जाएगा लात ही लात, क्या हो जाएगा, लात ही लात, लात ही लात। आगे देखिए फटाफट, फट मतलब यहाँ पर हो जाएगा फट के बाद फट, क्या है, फट के बाद फट, ठीक है। आगे देखिए कानो कान मतलब यहाँ पर हो जाएगा कानो कान मतलब कान ही कान में, कानो कान खबर ना लगना, ठीक है, कानो कान खबर ना लगना मतलब यहाँ पर कानो कान मतलब हो जाएगा कान ही कान में फुसफुसाना, ठीक है। फिर है आगे देखिए लुटम लूट मतलब यहाँ पर लुटम लूट का मतलब हो जाएगा लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट, एक बार लूट हुई फिर उसके बाद फिर लूट हुई, तो लूट के बाद लूट हुई है, ठीक है। लुटम लूट का मतलब होता है, लुटम लूट का मतलब है लूट के बाद लूट। तो ये है दोस्तों, और भी है कई ऐसे शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बाद में हम आगे देखेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में दोस्तों यहाँ पर जो कारक है, जो सारे विभक्ति चिन्ह है और कारक के प्रकार है वहाँ पर, तो तत्पुरुष समास में जो भेद है तो कौन कौन से, ये भी आगे हम समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक करना है क्योंकि दोस्तों आपको समझ में अच्छा आया होगा, ठीक है। अब लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।